अब हम आते चैप्टर नंबर 16 के ऊपर। यहाँ पे बात करी गई है कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट के बारे में। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि केस को आप स्टार्ट एफआईआर दर्ज करा के भी करवा सकते हो, यानी एफआईआर का लॉन्च करा के भी एक केस को स्टार्ट करवा सकते हो। इसके अलावा आप मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करके भी केस को स्टार्ट करवा सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 2 to 3 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट के बारे में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंप्लेनेंट एक मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी कंप्लेंट को लेकर जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं वो कंप्लेनेंट और उनके विटनेसेस को पहले एग्जामिन करेंगे, उनसे कुछ पूछताछ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड जो भी वो आंसर्स मिलेंगे उनको, जो भी उनको आंसर्स देंगे उनको वो रिकॉर्ड कर लेंगे राइटिंग में। यानी एक पूरा रिकॉर्ड बनेगा कि मैजिस्ट्रेट ने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं एंड इनको जो आंसर्स मिले हैं वो कौन से आंसर्स हैं। ओके, एंड जो ये रिकॉर्ड बन रहा है इसके ऊपर हमारे मैजिस्ट्रेट भी साइन करेंगे एंड साथ में जो कंप्लेनेंट और उनके विटनेसेस हैं वो भी इस रिकॉर्ड को साइन करेंगे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, ये एक शुरुआत की एग्जामिनेशन है एंड अभी तो हमारे एक्यूज्ड भी पिक्चर में नहीं है। अब यहाँ पे जिसका फर्स्ट प्रोवाइजो है इसमें लिखा हुआ है कि जब तक आप एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड नहीं दोगे तब तक आप एक्यूज्ड के खिलाफ इश्यू ऑफ प्रोसेस नहीं कर सकते हो। अब जो हमारा इश्यू ऑफ प्रोसेस है इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें यही होता है कि एक्यूज के खिलाफ केस स्टार्ट हो जाता है एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स है केस के वो आप एक्यूज को दे देते हो एंड इसके बाद चार्ज फ्रेमिंग का स्टेज आता है। लेकिन हमको फर्स्ट प्रोवाइजर यहाँ पे याद रखना है कि जब तक आप यहाँ पे एक्यूज को सुन नहीं लेते हो तब तक आप एक्यूज के खिलाफ इश्यू ऑफ प्रोसेस नहीं करोगे, उसके खिलाफ जो केस है वो आप स्टार्ट नहीं करोगे। अब जो हमारा फर्स्ट प्रोवाइजर है ये पहले हमको गिवन नहीं था, जो हमारी न्यू सीआरपीसी आई है यहीं पे हमारा फर्स्ट प्रोवाइजो भी ऐड हुआ। अब जो हमारा सेकंड प्रोवाइजो है इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो रिटर्न में अपनी कंप्लेंट दे रहे हैं। अब आप देखोगे कुछ हमारे जो हमारी न्यू आईपीसी है वहां पे कुछ ऑफेंसेस गिवन है जिन पे पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट फाइल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स के ऑर्डर्स का उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पब्लिक सर्वेंट है वो कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सेकंड प्रोवाइजर में लिखा हुआ है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उनका एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे उनको एक्सेप्शन दिया गया। 20 का बोलता है कि अगर एक केस को आप मेक ओवर कर रहे हो, यानी एक मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट को एक केस मेक ओवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे गिवन है कि जो हमारे फर्स्ट मैजिस्ट्रेट है जो केस को मेक ओवर कर रहे हैं इन्होंने अगर ऑलरेडी एग्जामिनेशन कर लिया है तो जो हमारे सेकंड मैजिस्ट्रेट है जिनको केस मेक ओवर हो रहा है इनको एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर ये चाहे तो फिर भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 2 to 4 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं वो केस को सुनने की कॉम्पिटेंसी नहीं रखते हैं, तो ए पार्ट हमारा बोलता है कि अगर हमने जो कंप्लेंट है वो राइटिंग में फाइल करी है तो यहाँ पे जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं वो कंप्लेंट के ऊपर एंडोर्समेंट कर सकते हैं एंड कंप्लेंट को वो एक प्रॉपर मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे जो इस केस को सुनने की कॉम्पिटेंसी रखते हैं। 20 का बोलता है कि अगर जो हमारी कंप्लेंट है वो राइटिंग में नहीं है तो आप जो कंप्लेनेंट है उनको बोलोगे कि प्रॉपर कोर्ट में जाओ और इस कंप्लेंट को फाइल करो। यहाँ पे जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं वो कोई भी एंडोर्समेंट नहीं कर रहे हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो यहाँ पे कंप्लेंट फाइल हो रही है वो आप सिर्फ मैजिस्ट्रेटी कोर्ट में ही फाइल कर सकते हो, सेशंस कोर्ट में जाके आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हो। ओके, तो पीटी के हिसाब से आपको थोड़ी सी चीज याद होनी चाहिए। अब सेक्शन नंबर 2 to 5 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस की बात हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक कंप्लेनेंट आके मैजिस्ट्रेटी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे मैजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए भी केस में बोल सकते हैं, यानी डायरेक्टली वो इश्यू ऑफ प्रोसेस नहीं करेंगे, यहाँ पे वो एक इंक्वायरी करने के लिए भी बोल सकते हैं एंड अगर वो चाहे तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी केस में बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। यहाँ पे
एक प्रीलिमिनरी छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल नहीं करेगी। ओके, तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि मैजिस्ट्रेट जो है यहाँ पे इश्यू और प्रोसेस करने से पहले इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर दे सकते हैं एंड इसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि एक्यूज के खिलाफ केस स्टार्ट करना है या फिर नहीं करना। ओके, अब सेक्शन नंबर 225 के क्लॉज 1 में ये चीज लिखी हुई है कि अगर जो एक्यूज है हमारे एक्यूज हैं वो मैजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन के बाहर लाई करते हैं, सपोज मैजिस्ट्रेट रोहिणी के हैं एंड एक्यूज मुंबई के हैं, तो यहाँ पे इश्यू और प्रोसेस करने से पहले मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरीली करेंगे, उनको यहाँ पे इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे एक मैंडेटरी रूल होगा ये वाले केस में। अब जो इसका प्रोवाइजो है, इसका ए पार्ट बोलता है कि अगर एक केस कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल केस है तो यहाँ पे जो हमारे मैजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ वो इंक्वायरी ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भी केस सेशंस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है, इन केसेस में जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ इंक्वायरी ही हो सकती है। बी इसका बोलता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे ऑर्डर हो रही है ये आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन नहीं कर लेते। ओके, तो हमें देखा 223 में कि आप कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन कर रहे हो, तो जब तक एग्जामिनेशन नहीं होती तब तक आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं कर सकते। अब क्लॉज 2 हमारा बोलता है कि जो भी हमारे मैजिस्ट्रेट है जब भी वो इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो कंप्लेनेंट जो है और उनके जो विटनेसेस हैं इनको ओथ भी दिलवा सकते हैं। ओके, इसका प्रोवाइजर बोलता है कि जो भी कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल केस है एंड अगर इस केस में हमारे मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं तो इनको हर विटनेस को एग्जामिन करना पड़ेगा, यानी जो भी कंप्लेनेंट के विटनेसेस हैं उन सभी विटनेस को यहाँ पे उनको एग्जामिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इंक्वायरी पूरी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल केसेस हैं यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको कंप्लेनेंट के हर विटनेस को एग्जामिन करना पड़ेगा इंक्वायरी के दौरान। लेकिन जो हमारे मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल केस है इनमें हर विटनेस को एग्जामिन करना मैंडेटरी नहीं है, आप उन्हीं विटनेस को एग्जामिन कर सकते हो यहाँ पे जो आपको नेसेसरी लगते हैं। अब क्लॉज 3 हमारा बोलता है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो क्लॉज 1 में, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इनके पास हर वो पावर होगी जो कि नॉर्मली पुलिस ऑफिसर के पास होती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, लेकिन यहाँ पे वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। यानी अरेस्ट के अलावा इन्वेस्टिगेशन करने की सारी पावर्स हो सकती हैं जिस भी पर्सन को आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल रहे हो। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप पुलिस को ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल रहे हो, यहाँ पे आप डिटेक्टिव या प्राइवेट पर्सन को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकते हो अंडर सेक्शन नंबर 225। अब सेक्शन नंबर 226 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट के बारे में, यानी इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर हमारे मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस तो एक्यूज के खिलाफ बनता ही नहीं है तो यहाँ पे जो कंप्लेंट है इसको आप डिसमिस भी कर सकते हो एंड एक्यूज के खिलाफ केस स्टार्ट यहाँ पे होगा ही नहीं। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 226 में कि जब आप केस को डिसमिस कर रहे हो तो साथ में आपको रीजंस भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों आप इस केस को डिसमिस कर रहे हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 227 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इश्यू ऑफ प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, यानी जो हमारे एक्यूज्ड हैं अब वो पिक्चर में आएंगे एंड इनको आप अब समन्स या फिर वारंट भेज के कोर्ट में बुलाओगे। अब 227 में लिखा हुआ है कि अगर आपका जो केस है वो समन्स केस है तो यहाँ पे जो हमारे एक्यूज्ड हैं इनको आप समन्स भेज के बुलाओगे एंड अगर जो आपका केस है ये वारंट केस है तो वारंट भेज के आप अरेस्ट वारंट भेज के आप एक्यूज को कोर्ट में बुलाओगे। अब समन्स केस कौन से होते हैं एंड वारंट केस कौन से होते हैं इसके बारे में हमको सेक्शन नंबर 2 में देखने को मिलेगा। जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज है वहां पे आप देखोगे कि समन्स केस वो केस होते हैं जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर से कम की होती है,
यानी वो ऑफेंसेस जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर्स से कम की होती हैं उनको आप समन्स केस बोलोगे, एंड वो केस जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर से ज्यादा की होती है इनको आप वारंट केस बोलोगे। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉज 1 के बी पार्ट में कि अगर एक वारंट केस है तो अब जरूरी नहीं है कि अक्यूज को हमेशा अरेस्ट वारंट भेज के बुलाओगे, यहाँ पे आप समन्स भेज के भी अक्यूज को बुला सकते हो। एंड जो मेरा क्लॉज 5 है यहाँ पे वो हमको सेक्शन नंबर 90 रेफर करने के लिए बोलता है। सेक्शन 90 में ये चीज लिखी हुई है कि जो भी हमारे समन्स केस है, अगर कोई समन्स केस है यहां पे भी आप अक्यूज को वारंट भेज के बुला सकते हो। अगर आपको लगता है कि अक्यूज समन्स भेज के नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप अक्यूज को वारंट भेज के भी बुला सकते हो, इवन दो वो समन्स केस है। ओके, अब सेक्शन नंबर 228 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट समन्स भेज के एक्यूज को कोर्ट में बुला रहे हैं तो यहाँ पे वो समन्स के साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे एक्यूज हैं इनको पर्सनली कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो अपीयरेंस है वो अपने लॉयर के थ्रू भी लगवा सकते हैं। ओके, अब सेक्शन नंबर 2 to 9 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है स्पेशल समन्स के बारे में, यानी जो हमारी कोर्ट है वो पेटी केसेस में, छोटे मोटे केसेस में ऐसा भी कर सकती है कि समझ में वो लिख लेती है कि जो हमारे एक्यूज्ड हैं इनको इतना अमाउंट कोर्ट में सबमिट करना है, एंड अगर वो अपना गुनाह मान लेते हैं, अगर वो अपना ऑफेंस मान लेते हैं तो वो सिर्फ जो समझ में अमाउंट लिखा है ये अमाउंट सीधा वो कोर्ट में भिजवा सकते हैं एंड वो अपना प्ली ऑफ गिल्ट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोविजन 2 to 9 ये छोटे मोटे केसेस में ही, पेटी ऑफेंसेस में ही हो सकता है। अब यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि जो हमारा सेक्शन नंबर 2 to 9 है ये उन्हीं ऑफेंसेस में लगेगा जिसमें फाइन ही एक मोड ऑफ पनिशमेंट है, यानी जहां पे इम्प्रिजनमेंट आप नहीं दे सकते उन्हीं ऑफेंसेस में आप सेक्शन नंबर 2 to 9 लगा सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम फाइन आप इम्पोज कर सकते हो वो 5,000 रुपीज तक का हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक एक्यूज है, इनको कोर्ट ने समन्स भेजे हैं कि आपको इस दिन कोर्ट में आना है, और अगर आप प्ली ऑफ गिल्ट अपना करते हो तो आपको कोर्ट में 5,000 रुपीज भेजने पड़ेंगे, एंड अगर आप ये भेज सकते हो तो कोर्ट में आपको आने की जरूरत नहीं है। समझ में ऐसी बात लिखी हुई है, तो सेक्शन नंबर 2 to 9 में ऐसा किया जा सकता है। एंड जो हमारे एक्यूज्ड हैं ये अपना प्ली ऑफ गिल्ट कर लेंगे, यानी अपना गुनाह ये मान लेंगे, एंड जो 5,000 रुपीज है ये बाय पोस्ट कोर्ट में भिजवा देंगे। अब यहाँ पे जो उनका केस है वो खत्म हो जाएगा एंड जो फाइन है ये भी डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, अब जो क्लॉज 2 है इसमें लिखा हुआ है कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो केसेस हैं वो सेक्शन नंबर 2 to 9 में नहीं आते हैं। जो मोटर व्हीकल के एक्ट केसेस हैं उनको आप उसी एक्ट में देखोगे जो हमारे न्यू सीआरपीसी है, इसमें आप उनको नहीं देखोगे। अब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है इसके मैक्सिमम पनिशमेंट 3 मंथ्स तक की है, यहाँ पे भी कोर्ट जो है वो स्पेशल समन्स भेज सकता है, यानी यहाँ पे भी कोर्ट जो है वो एक्यूज को बोल सकता है कि आप सिर्फ फाइन जो है वो डिपॉजिट करा दो एंड अपना प्ली ऑफ गिल्ट आप कर लो, एंड इसके बाद जो केस है इससे आप फ्री हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो स्पेशल समन्स है ये आप उन्हीं केसेस में भेजोगे जहां पे फाइन ही मोड ऑफ पनिशमेंट है, या फिर जहां पे जो पनिशमेंट है उसके मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ्स तक की है। ओके, अब सेक्शन नंबर 230 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो एक्यूज है हमारे इनको आप कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी मैजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस रिपोर्ट केसेस हैं, यानी जो एफआईआर के थ्रू स्टार्ट हो रहे हैं मैजिस्ट्रेट ट्राइबल केसेस, यहाँ पे आप एक्यूज को ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करोगे। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ऐसा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे यही गिवन है कि पुलिस रिपोर्ट यानी चार्जशीट, इसके साथ साथ एफआईआर की कॉपी, इसके साथ साथ जो भी विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं सेक्शन नंबर 180 में, ये आप एक्यूज को दोगे। 4th इसका बोलता है कि अगर कोई भी कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 183 में रिकॉर्ड हुई थी ये भी आप एक्यूज को प्रोवाइड करोगे। एंड 5th इसका बोलता है कि अगर कोई और डॉक्यूमेंट चार्जशीट के साथ पुलिस ने फाइल की है तो ये डॉक्यूमेंट भी आप एक्यूज को प्रोवाइड करोगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब एक्यूज को इसलिए प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि वो एक इफेक्टिव डिफेंस आगे जाके ले सके, आगे जाके उसको पता लग जाए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स केस में
उसके खिलाफ यूज हो सकते हैं। ओके, अब इसका जो फर्स्ट प्रोवाइजो है ये बोलता है कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर है ये कोर्ट में बोल सकते हैं कि चार्जशीट का ये पार्ट आप एक्यूज को प्रोवाइड मत करवाना। तो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ चार्जशीट का जो पुलिस ऑफिसर हैं ये एक्यूज को प्रोवाइड कराने से मना कर सकता है। एंड यहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो पुलिस ऑफिसर के पास मान सकते हैं एंड चार्जशीट का एक पार्ट एक्यूज को वो नहीं प्रोवाइड करेंगे फिर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज भी लिखी हुई है कि अगर आप एक्यूज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट सप्लाई कर रहे हो तो ये चीज वैलिड रहेगी। यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप एक्यूज को एफआईआर, चार्जशीट एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने पढ़ी है ये आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी एक्यूज को दे सकते हो। ये जो प्रोविजन है हमारा ये न्यू सीआरपीसी में ऐड हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप ये डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। अब सेक्शन नंबर 231 पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा जो ट्राइबल केसेस हैं उनमें भी अभी डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है, ये डॉक्यूमेंट्स आप एक्यूज को प्रोवाइड करवाओगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 232 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे मैजिस्ट्रेट है ये केस में कॉग्निजेंस लेने के बाद केस को वो कमिट कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन को। अब फर्स्ट शेड्यूल में आप देखोगे कि कुछ कुछ केसेस होते हैं जो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में ही आप सुन सकते हो। तो अगर कोई ऐसा केस है तो हमारे मैजिस्ट्रेट जो है केस को फॉरवर्ड कर देंगे, केस को वो कमिट कर देंगे कोर्ट ऑफ सेशन को एंड जो भी केस के डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी वो कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देंगे। ओके, तो आपको याद रखना सेक्शन नंबर 232 में कमिटमेंट टू सेशंस कोर्ट हो रहा है। अब जिसका प्रोवाइजो है ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यू सीआरपीसी में अभी अभी ऐड हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है कि जो भी कमिटमेंट ऑफ केस है ये 90 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। यानी जिस दिन हमने कॉग्निजेंस ली है उस दिन से 90 दिन के अंदर अंदर आपको एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी। एंड जो 90 डेज का पीरियड है इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो एंड मैक्सिमम ये 180 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है। ओके, तो पीटी के साथ आपको ये चीज याद रखनी है। अब सेक्शन नंबर 233 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे बात करी गई है स्टे ऑफ केस के बारे में। क्लॉज 1 इसका बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल एक केस जो है एक कंप्लेंट केस चल रहा है, एक कंप्लेंट केस चल रहा है कोर्ट ए में। ओके, अब आगे क्या होता है कि जब एक केस चल रहा है कोर्ट ए में तो यहां पे कोर्ट ए को इन्फॉर्म किया जाता है कि सेम केस कोर्ट बी में भी चल रहा है एंड यहां पे एफआईआर के थ्रू केस चल रहा है। कोर्ट ए में केस जो है वो कंप्लेंट के थ्रू चल रहा है एंड कोर्ट बी में जो केस है वो एफआईआर के थ्रू चल रहा है। अब यहाँ पे कोर्ट ए को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है तो कोर्ट ए जो है अपने वाला केस स्टे कर सकता है एंड जो हमारे पुलिस ऑफिसर है इनको वो बुला सकता है कोर्ट ए में एंड इनको वो बोल सकता है कि चार्जशीट आप जल्दी से जल्दी फाइल करो। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कंप्लेंट केस चल रहा है कोर्ट ए में इसको आप स्टे कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टे इसलिए हो रहा है केस ताकि सेम केस दो अलग अलग कोर्ट में ना चले। इससे ये हो सकता है कि कोर्ट का टाइम भी वेस्ट हो सकता है एंड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस भी आ सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ए अलग डिसीजन दे एंड कोर्ट भी अलग डिसीजन दे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। इसलिए हम एक केस को यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। ओके, अब क्लॉज 2 हमारा बोलता है कि अगर जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं जब ये चार्जशीट फाइल कर रहे हैं कोर्ट बी में और यहाँ पे अगर दोनों एक्यूज जो हैं कोर्ट ए के जो एक्यूज हैं एंड कोर्ट बी के जो एक्यूज हैं ये सेम है, तो यहाँ पे जो कंप्लेंट केस है कोर्ट ए में ये भी आप कोर्ट बी में ही सुनोगे। यानी जो कंप्लेंट केस और एफआईआर केस है उनको आप मर्ज कर दोगे एंड दोनों के दोनों केसेस कोर्ट बी में ही चलेंगे बिकॉज दोनों केसेस में जो एक्यूज हैं वो सेम है। ओके, अब आपको याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ए जो है जहां पे कंप्लेंट केस चल रहा था वहां पे जो केस है वो एक्स और वाई के अगेंस्ट चल रहा था एंड जो कोर्ट बी में चार्जशीट फाइल हुई है ये एक्स वाई और जेड के खिलाफ फाइल हुई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोर्ट बी में एक एक्यूज को ऐड कर दिया गया है। इस केस में भी हमारा क्लॉज 2 ही लगेगा एंड यहाँ पे भी आप कोर्ट ए वाला जो केस है वो कोर्ट बी में ही सुनोगे। यानी जो कंप्लेंट केस है ये आप एफआईआर केस से मर्ज कर दोगे एंड दोनों के दोनों केसेस अब कोर्ट बी में ही चलेंगे। ओके,
अब क्लॉज 3 बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ए में तो एक्स और वाई के अगेंस्ट केस चल रहा था एंड कोर्ट बी में जो चार्जशीट फाइल हुई है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी भी एक्यूज ने क्राइम कमिट नहीं किया, यानी यहाँ पे क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो चुकी है एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी पर्सन ने क्राइम कमिट नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो हमारा कंप्लेंट केस है वो आप रिवाइव कर दोगे एंड जो स्टे उसके ऊपर से लगाया था वो आप हटा दोगे एंड जो हमारा कंप्लेंट केस चल रहा था एक्स और वाई के अगेंस्ट कोर्ट ए में ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ए में एक्स के अगेंस्ट केस चल रहा था एंड कोर्ट बी में जो चार्जशीट फाइल हुई है ये वाई के अगेंस्ट हुई है। अब यहाँ पे जो एक्यूज्ड हैं दोनों कोर्ट ए एंड कोर्ट बी में अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जो हमारा कंप्लेंट केस था कोर्ट ए में जो चल रहा है ये केस अलग चलता रहेगा एंड कोर्ट बी में जो केस है एफआईआर वाला ये अलग चलता रहेगा। यहाँ पे जो केस है आप मर्ज नहीं करोगे एंड यहाँ पे अलग अलग केसेस चलते रहेंगे। ये हमारा क्लॉज 3 बोलता है।